तो क्या आप मुसलमान को सिर्फ दरी उठाने वाला या झंडे उठाने वाला, नारेबाजी करने वाला या भीड़ इकट्ठी करने वाला मुसलमान समझते? तो मुसलमान को बेवकूफ़ समझ रखा है कि जो पार्टी का गद्दार दर दर की ठोकरें खाते भी रहे मुस्लिम्स के सामने, जिसने राष्ट्रीय लोकदल के जो एक्टिव कार्यकर्ता है उनके साथ छल करके टिकट लिया है। बुढ़ाना गंदा, बुढ़ाने में दुनिया भर की गंदगी है, बुढ़ाने में ना पानी की फैसिलिटी है, ना बिजली की फैसिलिटीज़ है। सड़क चाहिए उनको, पानी चाहिए उनको, बिजली चाहिए। वन साइडेड इलेक्शन है। उनके समर्थन देने से मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई 10-20 वोट का भी कोई फर्क पड़ेगा। आपको 1000 वोट मिले, आपको 2000 वोट मिले, आपको 10,000 वोट मिले, आप कोई भगवान है। आप ये कहते हो कि मुसलमानों ने 84,000 वोट दिए, लाखों वोट की 100% सिंबल गलत दिया गया। चाहे वो MP का इलेक्शन हो या वो कोई ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हो, मैं राजनीति के लायक हुई नहीं। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, 4 तारीख में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि पिछली बार नगर पंचायत बुढ़ाना में चेयरमैन प्रत्याशी थे। जी फैजुद्दीन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप पिछली बार चुनावी मैदान में थे और इस बार नहीं हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, पिछली बार में जो 2017 का जो चुनाव था नगर पंचायत का, मैं वो लड़ा था यहाँ पर साइकिल के सिंबल पर। और इस बार जो मैं चुनाव से जो पीछे हटा, मैंने एक कॉन्फ्रेंस करके मैंने इलेक्शन से 7-8 महीने पहले इलेक्शन से मैंने किया था, घोषणा की थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उस वक्त पे ये सबको नज़र आ रहा था कि शायद इलेक्शन बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी आने वाले। इस तरीके से करते करते 7-8 महीने हुए। तो मुझे लगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि अभी शायद मुझे बैठ जाना चाहिए, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने थोड़ा राजनीति को थोड़ा सा साइड करते हुए, पीछे हटते हुए राजनीति से, और मैंने मौका दिया इन लोगों को कि भाई आप लोग एक होकर चुनाव लड़ें। अगर बात की जाए नगर पंचायत बुढ़ाना की, तो काफ़ी दिनों से चर्चा ये थी कि किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए RLD समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जिस तरीके से गठबंधन जो है राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी हसपा का, चंद्रशेखर वाली पार्टी का, जिस तरीके से गठबंधन है, तो सबको यही था कि MP में भी गठबंधन ने किसी और को टिकट दिया, MLA में भी, विधानसभा में भी टिकट किसी और को दिया। तो एक छोटा सा नगर पंचायत का इलेक्शन है, शायद इसमें किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मिल जाए। लेकिन मेरा एक नज़रिया था कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि भाई अगर किसी भी गठबंधन से टिकट प्रत्याशी को मिलता तो उस पर पहला राइट तो मुस्लिम्स का बनता था कि उन लोगों ने हमेशा गठबंधन की मदद की है। और दूसरे फिर मेरा ये था कि अगर आप गठबंधन से किसी मुसलमान को इस काबिल नहीं समझते कि किसी को टिकट दिया जाए, तो फिर मेरा ये था कि एक अनुपमा चौधरी जो फील्ड की लेडी हैं, अगर देखा जाए तो कास्ट वाइज उनको देखा जाए तो वो जाट समाज से बिलोंग करती हैं। तो मेरा पर्सनली उनकी तरफ मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो फील्ड की लेडी हैं और पढ़ी लिखी लेडी हैं। पढ़े लिखों को मैंने तरजीह दी थी। मैंने कॉन्फ्रेंस में भी अपने यही बोला था कि मैं जिसका भी सपोर्ट करूँगा पढ़ा लिखा होगा, तो उनको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन गठबंधन ने दोनों चीज़ों पे ही दोनों इस तरह के कैंडिडेट्स को, चाहे वो मुस्लिम हो जिनका पहला राइट बनता था, फिर अगर किसी और को आप टिकट दे रहे थे, मुसलमान को इस काबिल नहीं समझ रहे, तो अनुपमा चौधरी को टिकट मिलना चाहिए था। तो मेरी सोच ये थी। जब बात की जाए अगर टिकट को लेकर के, जो आपकी सलाह थी, जो आपका मशवरा था गठबंधन प्रत्याशी और गठबंधन के जो पदाधिकारी थे, आपकी सलाह को दरकिनार करके सुबोध त्यागी जी को टिकट दे दिया गया, तो आप उनसे नाराज़ क्यों हैं? क्या कारण है इस चीज़? देखिए, पहली तो बात ये, ना तो मैंने से किसी ने सलाह ली और ना मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा टिकट को दिलाने का। अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता टिकट दिलाने का तो 100% में टिकट दिला देता किसी को भी, इतना मेरे में दम था। दूसरी बात ये है कि जिस इंसान को आप गठबंधन से प्रत्याशी बनाने जा रहे हो, गठबंधन का पहला फ़र्ज़ बनता था कि उस इंसान के बारे में जिसको आप टिकट देने के लिए जा रहे हो, तो उसकी पिछली हिस्ट्री जो है, जो राजनीतिक जो इतिहास है, वो वैसे बहुत शरीफ लोग हैं। मैं किसी भी उनके कोई करैक्टर पे या किसी भी उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकता, ना मैं इस लायक हूँ कि मैं लगाऊँ। लेकिन राजनीतिक इतिहास को अगर मैं देखूँ तो ये पिछले चुनाव में इन्होंने समाजवादी का जो सिंबल, पार्टी ने जिसको टिकट दिया था, जिस लेडी को टिकट दिया था या मैं जिस को दिला के लाया था, तो वो उसकी पूरी मुखालफत उन्होंने की। उसमें क्या तब आप समाजवादी नहीं थे? आपको ऐसा लगा कि अगर ये टिकट ये इंसान जीत गया जिसको समाजवादी पार्टी का दिया गया, तो वो उनकी राजनीति बढ़ाने से शायद उनको लगा, ख़तरा महसूस हुआ कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन्होंने इनका, हालांकि राजनीतिक इतिहास रहा है हमेशा
कि जो भी पार्टी का कैंडिडेट होता है, जो भी समाजवादी का कैंडिडेट होता है, उसकी इन्होंने हमेशा, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो नगर पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, या वो कोई ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में इस परिवार ने, जो अपना आप को समाजवादी कहता है लेकिन वो समाजवादी नहीं है, जब तक वो समाजवादी हैं, जब तक उनको कोई लाभ समाजवादी की सरकार में, समाजवादी पार्टी से मिलता है, तब तक ही ये समाजवादी होते हैं। जब ये किसी और को टिकट मिल जाता है तो उसकी जम के ये विरोध करते हैं। पिछले अगर 2017 के इलेक्शन में जाएं, अभी सब लोग मौजूद हैं जो इलेक्शन में थे, पब्लिक थी, वोटर्स थे, या जो पॉलिटिशियन थे वो थे, सबको पता है कि उस इंसान ने किस लेवल पे जाकर समाजवादी पार्टी की मुखालफत की, सिर्फ इस वजह से कि उनसे ऊपर जाकर वो टिकट लेके आए थे हम। तो अब ये अब आज दर दर की ठोकरें खाते भी रहे मुस्लिम्स के सामने और वोटर्स के सामने कि भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट करो, लेकिन वो तो इलेक्शन है, 4 मई को पता चलेगा कि क्या होना है इन लोगों के साथ। मेरा कहना सिर्फ यही है कि समाजवादी पार्टी को भले ही टिकट मिला हो, सिंबल मिला हो, लेकिन सिंबल गलत दिया गया, 100% सिंबल गलत दिया गया। अगर यही कोई और करता 2017 में, अपनी ही पार्टी से बगावत करते, उस उम्मीदवार के साथ बगावत करता, तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन यहाँ भी भाई भाई बात चला है कि भाई थे उस टाइम पे बड़ी पोस्ट पे, समाजवादी की ज़िले की बड़ी पोस्ट पे भाई थे, तो उस इंसान को आपने कैसे निष्कासित नहीं किया 6 साल के लिए और कैसे टिकट दे दिया? तो क्या आप मुसलमान को सिर्फ दरी उठाने वाला, वोट बैंक समझते हो, या झंडे उठाने वाला, नारेबाजी करने वाला, या भीड़ इकट्ठी करने वाले मुसलमान समझते हो? मुसलमान को बेवकूफ़ समझ रखा है, या मुसलमान बेवकूफ़ है कि वो आपको हमेशा वोट देता आया है, 84 हज़ार आपको वोट दिए हैं, और वोट लेने के बाद में हार गए आपको अपनी कम्युनिटी के, अगर आपको अपनी बिरादरी का वोट नहीं मिला, तो आके मुसलमानों को एक अपशब्दों का यूज़ करके कि उन्होंने वोट नहीं दिया। मैं अपने मुँह से वो वर्ड भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप ये कहते हो कि मुसलमानों ने 84 हज़ार वोट दिए, लाखों वोट दिए, और कहते हो हारने के बाद में कि मुसलमान ने वोट नहीं दिया, और फिर उन्हीं का हक मार के आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन मासूम मुसलमानों पे, जो टिकट के दावेदार थे बेचारे, उनका हक मारते हुए आपने टिकट ले लिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है ये? अगर आप इतने बड़े पार्टी के वफादार सिपाही थे या पार्टी के वफादार हो, तो आपको किसी मुस्लिम को टिकट यहाँ से सिंबल देना चाहिए था। और अगर आपको लगता है कि मुसलमान, जैसे मैंने अभी भी कहा कि अगर लगता है कि मुसलमान इस लायक नहीं है, तो आपको किसी हिंदू कैंडिडेट को ही, चाहे वो अनुपमा चौधरी होती या लोकदल से कोई और होता है, या समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग हैं हिंदू काबिल लोग हैं, उनको टिकट देते आपने कैसे टिकट ले लिया? ये आपको नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, उनसे हमारी बातचीत हुई इस मामले को लेकर के कि वे 4 प्रत्याशी थे जो गठबंधन से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आपने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो इसके बारे में बोलते हैं कि वे ऐसी स्थिति में नहीं थे जो वे जीत जाते। आप कोई भगवान हैं, राजनीतिक भगवान हैं, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो जीत जाते। आपने पहले मेरे बारे में भी यही उड़ाया, कल लगे कि फला कैंडिडेट को कौन हरा रहा है, कि फला आदमी हरा रहा है। जब वोटर हराता है हमेशा, आप दावा कैसे कर सकते हो कि वो इस लायक नहीं थे? ये तो वही बात है कि ना, आपने टिकट के लायक नहीं समझा, तो आपने क्या वोट के लायक भी नहीं समझा? आप साथ देते, आप किसी को टिकट दिलाते, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस ताकत के साथ आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुस्लिम वोट हासिल किए, उसी ताकत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, अगर आप किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर गठबंधन से किसी को आपके अलावा टिकट मिलता, तो 100% जीतता। अच्छा फैज़ुद्दीन जी, अब हम बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। जिस तरीके से कस्बे का समीकरण है, 3 प्रत्याशी मुस्लिम हैं और 2 प्रत्याशी गैर मुस्लिम हैं, लेकिन जो 3 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, क्या वे एक नहीं हो सकते फ़िलहाल की जो स्थिति है? देखो, अभी जो आज हम बात कर रहे हैं, तो आज हम 1 तारीख में बैठे हुए हैं, 1 मई को हम बैठे हुए हैं आज, तो 4 मई का यहाँ पे इलेक्शन है। तो अभी हर कैंडिडेट की, जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार हों या अदर उम्मीदवार हों, सबकी जो है वो अब प्रतिष्ठा जो है, एक इज़्ज़त जो है, तो वो दांव पे लग चुकी। वो चाहे, और मेरा भी अपना मानना है कि ठीक है, अगर आप नहीं एक हो सकते तो ठीक है, दमदारी के साथ में लड़े, आपको 1000 वोट मिले, आपको 2000 वोट मिले, आपको 10,000 वोट मिले, लेकिन आपकी एक ज़मीन तैयार हो रही है। और मैं सभी उम्मीदवार, हिंदू मुस्लिम जितने भी उम्मीदवार हैं, सबको बोलता हूँ कि ठीक है, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से ले, बड़े प्यार के साथ में लड़ें, एक दूसरे पे एलिगेशन न लगाएं और हिम्मत से लड़ें। एक होने की बात यह है कि अभी तो वो वक्त शायद निकल चुका कि वो अब इन हालात में एक हो सके। हाँ, मैंने कहा था, एक बहुत पहले कहा था मैंने, जब नॉमिनेशन हो रहे थे,
तो मैंने लिखा भी था किसी एक पत्रकार को कि भाई ये एक ही कैंडिडेट कमज़ोर है, वो ही बैठ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई कैंडिडेट बैठेगा। तो वो अपना नॉमिनेशन के बाद में बैठ भी गए। अच्छा, तो जिस तरीके से वे बैठ करके दूसरे प्रत्याशी को एक समर्थन दिया है उन्होंने, तो क्या कैसे देखते हैं उस चीज़ को आप? क्या मजबूत स्थिति हो पाएगी? देखिए उसमें तो उनकी कोई मजबूत स्थिति नहीं है, क्योंकि वो उनके पास में खुद भी वोट, वो समर्थन ही क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि अगर उनके पास थोड़ा सा भी वोट होता ना तो वो समर्थन न देते, ठीक है। और अगर उन्होंने उनके समर्थन देने से मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई 10-20 वोट का भी कोई फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। जो मेरा अपना राजनीतिक आकलन जो मैं बता रहा हूँ, जो वोट का मैं आकलन बता रहा हूँ, तो किसी भी कीमत पे वो नहीं लगते इतना के सक्षम के समाज में कि वो उनको कोई बहुत ज़्यादा 100-200 वोट डाइवर्ट करा देंगे उस कैंडिडेट के लिए जिसके लिए उन्होंने समर्थन दिया, जिसको समर्थन। फिलहाल जो कस्बे की स्थिति है, तो किस तरीके से देखते हैं आप चुनाव को? किसके पाले में सोचते हैं आप अपने समीकरण के? देखिए, मेरे समीकरण के हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल सी एक कैलकुलेशन है कि बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है। वन साइडेड इलेक्शन है, सिर्फ ये देखना पड़ेगा सेकंड में कौन आ रहा है और उसको कितने वोट मिल रहे हैं। इलेक्शन तो टोटल एक तरफा इलेक्शन है, वो जा रहा है सीधे सीधे जो ऑलरेडी इस सीट पे मौजूद है। तो क्या जनता बदलाव के मूड में नहीं है? देखिए, जनता बदलाव के मूड में तब होती है। देखिए, मैं अगर राजनीतिक उससे हट के बात करूं, मैं एक आम वोटर बन के मैं बात करूं, आम यहाँ का एक नागरिक बन के बात करूं, तो जनता मूड में इसलिए भी नहीं दिखाई दे रही है कि विकास के लिए लोग बात करते हैं। सड़क चाहिए उनको, पानी चाहिए उनको, बिजली चाहिए है, इस तरह की तहसील के थोड़े काम चाहिए। तो वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे विकास इतना है, सब आप देख रहे हैं, सब आके तारीफ़ करते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि अच्छा है बुरा। तो विकास तो उन्होंने किया। किसी के काम को अगर भले कोई किसी भी पार्टी से है, आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी की विचारधारा के साथ में आपके तालमेल बने, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसकी जो खूबियाँ हैं, जो उस इंसान ने जो काम किए हैं, अगर उस पर हम बात करें तो वो तो विकास तो हो चुका। तो अब वोटर्स क्या कहता है कि यार विकास तो हो चुका, बदलाव तो तब पॉसिबल होता है, या बदलाव की एक हवा तब चलती है कि हाँ उस इंसान ने तो कुछ किया ही नहीं यार, बुढ़ाने को बिल्कुल एकदम मिट्टी, बुढ़ाना गंदा, बुढ़ाने में दुनिया भर की गंदगी है, बुढ़ाने में ना पानी की फैसिलिटी है, ना बिजली की फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। तो वो तो सब आप देख लो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो पूरा आप आकलन करें, सड़कों पे फिर पता चल जाएगा। कोई बदलाव तो इसलिए नहीं चाहती जनता है। बात की जाए अगर बुढ़ाना की, तो स्वच्छता के हिसाब से बुढ़ाना दूसरे नंबर पे आया था पिछले साल। हाँ, तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से डेवलपमेंट उन्होंने किया है, काबिल तारीफ़ है। उनकी जो सोच है, जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और इसीलिए दूसरे नंबर पे आया। इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, तो वहाँ दूसरे नंबर पे एक छोटा सा टाउन को दूसरे नंबर पे लेके आना, ये एक काबिलियत और एक डेवलपर की बात है। उन्होंने डेवलपमेंट तो किया, उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, बात की जाए अगर वोटरों की, तो कस्बा बुढ़ाने के अंदर तकरीबन 18 या 19 हज़ार मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वे क्या सोच के वोट डालने जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे? किस तरीके से देखते हैं आप उनको? देखिए, मैं एक चीज़ पे हमेशा मैंने जोर दिया है, मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात पे राजनीति नहीं करता, और ना मैं चाहता कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे कोई भी बात करे या उस पर चले। हम एक बुढ़ाने के लोग हैं, छोटा सा एक हमारा बुढ़ाना, बड़ा खूबसूरत सा एक बुढ़ाना है, जहाँ यहाँ पे बहुत हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें हैं और मिसाल दी जाती हैं इस बुढ़ाने की। तो बिखराव, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो ये सोचे कि बिखराव हो वोट में। वोट हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। 18,000 मुस्लिम हैं या 15,000 14,000 हिंदू वोट हैं, तो मैं उसमें कहीं भी ये फ़र्क महसूस नहीं करता कि ये हिंदू वोटर से ये इतना वर्ष। मैं तो दोनों की कैलकुलेशन करता हूँ कि हाँ 30-32 हज़ार वोट हैं, वो वोट उसी को देना चाहिए जिसका उस पर हक़ है, जो उसके लिए डेवलप करता है। तो ये तो मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बिल्कुल हट के बात करता हूँ। और जो वोटर्स, आप सपोज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मान लो कि मुस्लिम वोट 18,000 हैं, 17,000 हैं और वो बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? बहुत सारे आज के टाइम में 50% से ऊपर जा चुके हैं वहाँ पे वोटर। पहले भी 2300, जब हम 2017 में थे इलेक्शन, 2200-2300 वोट तब भी वोट गया। तो कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान वोट बिखर रहा है? लेकिन हाँ, मुसलमान एकजुट हो रहा है, वो चाहे किसी भी कैंडिडेट की तरफ हो, हिंदू की तरफ हो, मुसलमान की तरफ हो, किसी भी पार्टी की तरफ हो, मुस्लिम वोटर्स भी एकजुट हो रहा है।
वो जा रहा है। एक आखिरी सवाल हमारा ये है, आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर? क्या दोबारा से आप राजनीति में आएंगे, या फिर उसके बारे में क्या आपके पास में प्लान है, या फिर इस साल के लिए या इस चुनाव के लिए आपने अलग किया है चुनाव से? देखिए, राजनीति तो मैंने एक गलती की थी कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए था और मुझे वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ वजूहत ऐसी थी कि मैं खामखा लड़ लिया। तो मैं राजनीति के लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे सच बोलने की, राजनीति में थोड़ा सा सच बोलने की कभी कभी सज़ा भी मिलती है। तो मुझे राज नहीं आती। मुझे सिर्फ एक मैं काम कर सकता हूँ कि मुझे जो समाज के लिए जो काम होते हैं छुपाते, वो भी मैं शो नहीं करता कभी भी। हर बार मैं बड़ी तादाद में पूरे साल अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहता हूँ, और मेरा शौक़ यही है कि मैं सिर्फ समाज के लिए काम करूँ, जो भी मुझसे हो सके। पिछले कई सालों से मैं लोगों के लिए लगातार काम करते रहता हूँ। कभी किसी अधिकारी की रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वो बेचारे कर देते हैं काम। कभी किसी नेता से करवाना होता है तो मैं उनसे कर लेता हूँ। मेरे सब अच्छे संबंध भी हैं नेताओं से, सबसे। तो मैं राजनीति में मैं कभी भी कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं आऊँ, और बाकी आगे के जो हालात हैं उस पर किसी की पकड़ नहीं होती कि यही होना है। लेकिन मैं राजनीति से अभी फ़िलहाल मैं दूर हूँ, और मैं कभी चाहता नहीं हूँ कि मैं राजनीति में फिर से आऊँ। वो मेरी एक गलती थी कि मैं आया और मैं इलेक्शन लड़ा। बुढ़ाना की जो जनता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ़िलहाल जो मौजूदा स्थिति है, 4 तारीख में वोट डलनी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बुढ़ाने की जनता से सिर्फ एक ख़ास तौर से अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल जब मैंने 8-9 महीने पहले कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ, तब भी मैंने ये कहा था, और आज भी ये कह रहा हूँ कि कभी भी हिंदू मुस्लिम पे वोट मत करना। जो आपके कस्बे का विकास कर सकता है, अगर आपको लगा है कि जो वर्तमान जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी अगर विकास किया है, तो उनको वोट देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो पार्टी का गद्दार, जो मुसलमानों के साथ जिसने हमेशा छल किया है, जिसने राष्ट्रीय लोकदल के जो एक्टिव कार्यकर्ता है उनके साथ छल करके टिकट लिया है, उसको सबक सिखा दें ज़रूर, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि नहीं, वोटर्स से हम हैं, हमारे से वोटर नहीं। चलिए दोस्तों, अभी हम नगर पंचायत बुढ़ाना में हैं। हमारी बातचीत हो रही थी फैज़ुद्दीन सिद्दीकी जी से, जो पिछले चुनाव में नगर पंचायत बुढ़ाना के चेयरमैन प्रत्याशी थे। फ़िलहाल राजनीति से कुछ अलग हट करके ये अपनी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नगर पंचायत बुढ़ाना के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।